हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वरुण है और आप सबका ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब स्वागत है। हमारे इस सेशन में हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर करेंगे। मूल कारण ये है कि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसमें पीवाईक्यू की एक अहम रोल है, लेकिन वो पीवाईक्यू की अहम रोल तब होगी जब आप उस प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न हैं प्रश्नों को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से क्या होता है कि आसानी से आप पूरे एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से प्रश्न आता है, आर्थिक समृद्धि और विकास से प्रश्न आता है, और आर्थिक समृद्धि और विकास के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके सभी फैक्ट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, समझिए कि आपका एक टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसीलिए बहुत जल्द ही ज्ञान बिंदु के एनआईटी ब्रांच पे प्रीवियस पीवाईक्यू बैच के साथ साथ हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस बैच भी ला रहे हैं, जिसे हम एग्जामिनेशन से पहले आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। आप इसे रिवीजन बैच भी कह सकते हैं, आप इसे पीवाईक्यू बैच भी कह सकते हैं, या आप इसे कॉरेस्पॉन्डेंस बैच भी। जो हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बीपीएससी ऑफिशियल है, इस पे अभी सभी विषय के पीवाईक्यू को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आज फर्स्ट पीवाईक्यू आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का है। इसके हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को आज इसमें डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, जो हाल में ही पूछा गया था कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले बात आती है कि उत्पत्ति का नियम है क्या? क्या है ये उत्पत्ति का नियम क्या है? तो उत्पत्ति का नियम कहता है कि उत्पादन के साधनों में अल्पकाल में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन में परिवर्तन होता है, इसी को हम उत्पत्ति का नियम कहते हैं। उत्पत्ति का नियम क्या कहता है कि भाई, अगर आप उत्पादन के संसाधनों के अल्पकालीन अगर बदलाव करते हैं और उस बदलाव के कारण कुल उत्पादन में जो बदलाव होती है या जितनी बदलाव होती है, इसी को उत्पत्ति का नियम कहा जाता है। कि भाई, अगर संसाधन में आप परिवर्तन करेंगे तो 100% उसका कुल उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक अपवाद है कि अगर उत्पादन चरम सीमा पे हो, संसाधन का उपयोग चरम सीमा पे हो, तो इस केस में परिवर्तन नहीं होने की भी संभावना बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए 10 मजदूर मिलकर के मान लेते हैं कि 100 इकाई वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तु का उत्पादन करता है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि उत्पादन के कितने साधन हैं? 4 साधन हैं। पहला भूमि अर्थात प्राकृतिक संसाधन, दूसरा श्रमिक मानव संसाधन है, तीसरा पूंजी जो हमारा भौतिक पूंजी के रूप में, और चौथा उद्यमी है जो एक मानव पूंजी। ये 4 उत्पादन के साधन है, और इनके ऊपर जो लागत लगती है उसको साधन लागत कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जो आप जब नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो वहां पर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस पर आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस उत्पादन के साधन में एक साधन है श्रमिक, मजदूर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लिया जाए कि जो 10 मजदूर थे उनके द्वारा 100 वस्तु की उत्पादन की गई, 100 यूनिट वस्तु की उत्पादन की गई। अब यहां पर मजदूरों की संख्या को 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो मजदूरों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया, जिसके कारण उत्पादन मान लेते हैं बढ़कर के 111 इकाई हो गई। कितना हो गई? 111 इकाई हो गई। तो हम कहेंगे कि भाई, यहां पर जो संसाधन में बदलाव हुआ उसके कारण क्या हो गई? जो कुल उत्पादन था, इस कुल उत्पादन में भी पहले से क्या हो गया? वृद्धि हो गई। और ये जो नियम बताता है उसी को उत्पत्ति का नियम कहते हैं। उत्पत्ति के नियम का जो उपयोग है, बेसिकली उत्पत्ति अर्थात उत्पादन के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ताकि भाई कितनी उत्पादन हुई, कितना देश के अंदर उपयोग हुआ, कितना देश से बाहर हुआ, और देश से बाहर और देश के अंदर जो होती है ये प्रक्रिया जो विदेशी व्यापार संबंधित है उसको भी इसमें काउंट किया जाता है।
साथ ही साथ जिस उत्पाद का उत्पादन हम नहीं कर रहे हैं उसका आयात किए तो आयात के ऊपर कितना कर लगाया गया। अगर हम किसी उत्पाद की उत्पादन भारत में कर रहे हैं, उसके कच्चा माल को अगर हम आयातित कर रहे हैं तो उस पर कितना कर लगाया गया, अर्थात कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क लगाई गई। इन सभी के लिए इस नियम का उपयोग सरकार के द्वारा या हमारे जो सीमा विभाग है उनके द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कहता है कि उत्पत्ति के नियम, फर्स्ट यहां पे ऑप्शन है कि उत्पत्ति के नियम किसी उत्पादन के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने का आवश्यक मापदंड है। एकदम सही है। ये क्या है? एक आवश्यक मापदंड है। और ये क्या दिखाता है कि भाई एक राष्ट्रीय स्रोत में कितना उत्पादन हो रहा है, अर्थात एक राष्ट्र की जीडीपी कितनी हो रही है। दूसरा, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू किए जाए। हाँ, क्योंकि भाई अगर आप आयात करते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क लगाई जाएगी, या फिर अगर आप उत्पादन करते हैं और कच्चा माल आपके पास नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप उसको क्या करते हैं? आयात करते हैं, और आयात करके आप रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स का निर्माण करते हैं। तो ये भी क्या है? एकदम सही है। तीसरा, इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन, सांख्यिकी मतलब इसका लेखांकन के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इसका उपयोग अकाउंटिंग के लिए भी क्या होता है, अर्थात जो विदेशी व्यापार है उसमें भी इसका उपयोग होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान संतुलन है, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। 100%। मान लो कि बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसका हम आयात करते हैं तो प्रतिबंधित है हमारे यहाँ, और बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसका आयात करते हैं तो उसमें हम भौतिक शुल्क लगाते हैं, ताकि हमारा जो राष्ट्रीय उत्पाद है, हमारा जो घरेलू उत्पाद है, वो आसानी से उस विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता करने में सफलता प्राप्त कर सके। अर्थात ये भी उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत आता है, अर्थात इसका उत्तर क्या जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट, दूसरा कहता है कि भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? ये पुरानी प्रश्न है। थोड़ा सा इस प्रश्न को और हम लोग अगर डिटेल में देखें तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख सकते हैं। देखिए, 2025 तक टारगेट था कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की हो जाएगी, जो कि आपने देखा कि हम लोग 24 में ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए थे और आज हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान और ब्रिटेन हमको धकेल कर कहां कर दिया? पीछे कर दिया। हम जापान को धकेल कर 3 पड़ गए थे, और अब 4 पे गए थे। अब जापान हमें 5 और 6 के पीछे जापान और ब्रिटेन मिलकर के कर दिया, और आज हमारा वर्ल्ड में 6ठा हमारी इकोनॉमी, अर्थात 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और सरकार के द्वारा लक्ष्य लिया गया कि ये जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, ये सरकार 2027 तक प्राप्त करने का लक्ष्य लिया गया था, जो कि दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि वर्तमान में अभी हम लोग 2026-27, अभी हम लोग कहां हैं? 2026-27 वित्तीय वर्ष में भी हम चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि पिछले साल तक, अर्थात 2025 में हमारी जो जीडीपी थी वो कितना था? वो ओल्ड रेट से, अगर ओल्ड बेस रेट से देखा जाए तो 4.1 ट्रिलियन था। कितना था? 4.1 ट्रिलियन था। नया बेस ईयर भी चेंज हुआ है, और वर्तमान में जो जीडीपी का आधार वर्ष है, याद रखिएगा इसको, आधार वर्ष है, ये हमारा 11-12 से बदलकर 2022-23 हो गया है। एक विश्वनाथ गोल्डर समिति बनाई गई है। कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्वनाथ गोल्डर समिति। विश्वनाथ गोल्डर समिति के सुझाव पर एक समिति बनी थी। विश्वनाथ गोल्डर समिति के सुझाव पर 2011-12 बेस ईयर को चेंज करके कितना कर दिया गया? 2022-23 कर दिया। तो 2011-12 के अकॉर्डिंग, 2011-12 के अकॉर्डिंग हमारा जो 2025 में जो हमारी जीडीपी थी टोटल हमारा, वो कितना था? 4.1 ट्रिलियन था। और करना कितना है? 27 तक 5 ट्रिलियन, तो लगभग 25% का ग्रोथ चाहिए ना, लगभग इसको 4 मानिए, तो 4 का 25%, एक अर्थात 25% की ग्रोथ चाहिए। और आज तक कभी 25% का ग्रोथ नहीं हुआ। औसतन जो हमारा ग्रोथ है वो 7% है। और आप सब लोग पढ़े होंगे कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी योजना? 11वीं, जो 2007 से 2012 तक चला था, उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ था 8%। तो आप समझ लीजिए कि वर्तमान में
हमें अगर 2027 में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अगर पकड़ना है या 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है तो हमें कितना ग्रोथ चाहिए? हमें लगभग 25% का ग्रोथ चाहिए। और ये जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय लक्ष्य लिया गया था कि 2025 में कवर किया जाए और ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए था? उस समय 9% ग्रोथ रेट होना चाहिए था, जो अभी तक कभी भी हुआ नहीं है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में अगर पूछे, देखिए पुराना प्रश्न है, पीवाईक्यू एक पुराना प्रश्न है। अगर आपसे पूछ दे कि 27 में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? तो 25% होना चाहिए। जो कि अगर आप देखिएगा कि 26-27 में इस बार का जो लक्ष्य लिया गया है वो 2026-27 का जो लक्ष्य है वो है इसका 4.28 ट्रिलियन तक का पहुंचने का अभी तक आशा है। कितना? 4.28। जिस दर से यहां पे विकास हो रही है उसके अकॉर्डिंग 4.28 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आपको कवर करना है 2027 में, अगर उस टारगेट को अचीव करना है तो 25% की दर से ग्रो करना पड़ेगा, और जो कि दूर दूर तक उसकी कोई संभावना नहीं है। याद रखिएगा कि अभी जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6 नंबर पे है। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे चली गई। सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद चीन है, फिर जर्मनी है, जर्मनी के बाद जापान है, जापान के बाद ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के बाद कौन है? तो ब्रिटेन के बाद भारत है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैमी अर्थव्यवस्था है, छठी अर्थव्यवस्था, जो कि 2024 में हमारी चौथी अर्थव्यवस्था थी। छठी अर्थव्यवस्था पहला कौन है? पहला अमेरिका है। दूसरा कौन है? याद रखिएगा चाइना है। तीसरा कौन है? तीसरा जर्मनी है। तीसरा कौन है? जर्मनी है। चौथा कौन है? चौथा जापान है। पांचवा कौन है? पांचवा ब्रिटेन है। और छठा कौन है? छठा इंडिया है, भारत है। तो बस इसको याद रखिएगा कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का रैंकिंग है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था की रैंकिंग है वो कहां, किस नंबर पर चली गई है? तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है अभी 6ठे नंबर पर जा चुकी। चलिए अगला प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है यहां पर कि भारत को एक विकासशील देश कहा जाए, उसका क्या है, कि क्यों इसको विकासशील देश कहा जाए? सबसे पहला इसमें कहता है कि भारत को विकासशील देश इसलिए कहा जाए क्योंकि नियोजन की आवश्यकता के कारण। देखिए नियोजन मतलब योजना बनाना, तो आपको पता है कि 1951 से पंचवर्षीय योजना बन रही है, और पंचवर्षीय योजना का याद रखिएगा नियोजन का जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट नियोजन अर्थात जो प्लानिंग का कंसेप्ट है ये बेसिकली रूस से आया है। अर्थात जो समाजवादी थे, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था था, ये सबसे पहले नियोजन को अपनाया। और जब 1929 में महान मंदी आता है, उस महान मंदी के समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी लगा कि नियोजन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो नियोजन तो हम 51 से कर रहे हैं। 51 से लेकर के 2017 तक हम 12 पंचवर्षीय योजना बनाए। उसका नीति आयोग 15 में आई, और वो 17 के बाद 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष की योजना बनाती है। आप सबने पंचवर्षीय योजना पढ़ा होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक के लिए बना था। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर 66 से 69 तक योजना अवकाश था। फिर चौथा 69 से 74, पांचवा 74 से 79, लेकिन उसको 78 में ही बंद कर दिया गया था। छठा 80 से 85, सातवां 85 से 90, फिर 90 से 92 2 वर्षों के लिए योजना अवकाश ली गई थी। ठीक है, फिर आठवां 1992 से 1997, फिर नौवां जो बना था वो 97 से 2002, फिर जो 10वां बना 2002 से 2007, फिर जो 11वां बना वो 2007 से 2012, और 12वां बना 2012 से 2017। तो नियोजन के कारण हम भारत को विकासशील देश नहीं कहते। दूसरा, तीव्र गति से जनसंख्या में कम वृद्धि के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में कम वृद्धि के कारण। तो अब यहां पे एक चीज और देखिए कि ये क्या कह रहा है कि तीव्र गति से जनसंख्या में और वृद्धि के कारण। तो हां, यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि है ये क्या है भाई, इसकी
धीरे धीरे ऐसे डाउनफॉल में जा रही है, लेकिन प्रारंभिक दौर में इसकी जो वृद्धि दर थी बहुत ही अधिक थी। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण अभी भी आप देख लीजिए कि लगभग कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अगर हम प्रत्यक्ष रूप की बात करते हैं तो रोजगार के लिए लगभग 45 से 46% लोग निर्भर हैं कृषि पर, और कृषि यहां के रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। अर्थात ये तीसरा भी क्या है, सही है। चौथा, औद्योगिक उन्नति की गति कारण, हां धीरे धीरे हमारे यहां औद्योगिक जो उन्नति की गति है वो 1991 के नई आर्थिक नीति के बाद, जिसमें उदारीकरण, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण बहुत तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गया। अर्थात ये बी उत्तर सही है। तो इसका सही कौन होगा, 2, 3 और 4, अर्थात इसका उत्तर सही कौन है, डी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः, हमेशा याद रखिएगा विकास और समृद्धि दो शब्द हैं, हमेशा याद रखिएगा विकास और समृद्धि दो शब्द हैं। तो यहां पे कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कहता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भारत में है वो अवरुद्ध क्यों रहा है, अवरुद्ध मतलब कम क्यों रहा है, कौन इसको प्रभावित करने वाला कारक है। पहला, अकुशल कृषि व्यवस्था कारण। अभी भी आप देखिएगा कि भारत में लगभग कुशल श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का लगभग 4 से 5% में ही सिमट जाता है। स्किल्ड लेबर मात्र 4 से 5%। 62% जो पॉपुलेशन है वो हमारी लगभग वो 20 वर्ष से लेकर के और 62 वर्ष की उम्र का है, 62% पॉपुलेशन। श्रम शक्ति में हम 14 वर्ष से, आप उसको 15 काउंट कर लीजिए, हम उसको 15 वर्ष से लेकर के और 62 वर्ष तक को यहां पे काउंट करते हैं, जिसमें आप देखिए कि 20 वर्ष से ऊपर और 62 वर्ष के उम्र के जो हमारी लोगों की संख्या है वो लगभग 62% प्लस है। लेकिन कुशलता की बात जहां करें तो मात्र 4%, 5% लोग कुशल हैं और सब अकुशल हैं। और कुशल जो श्रमिक होंगे उनकी उत्पादन क्षमता कम होती है, स्किल है ही नहीं, आप बस हट्टा कट्टा सही रखे हुए हैं, आप कुछ नहीं जान रहे, आप बोरा ढोने के काम में आएंगे और कोई आप काम नहीं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति है, बहुत जिम्नास्टिक नहीं है, लेकिन वो स्किल्डफुल है, उसके पास तकनीकी अनुभव है, तो वो उस व्यक्ति से अधिक कमाएगा जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है। तो भारत की स्थिति वही है। तो पहला है कि अकुशल कृषि व्यवस्था का एकदम, आज भी आप देखिए ना, आज हम लोग जब भी वाटर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, जल प्रदूषण पढ़ते हैं, तो जल प्रदूषण का मूल कारण ही हम पढ़ते हैं खेतों में डाले जाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक उर्वरक के कारण होती है। और सिंथेटिक उर्वरक जिस दर से डाला जाता है खेतों में उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट, क्योंकि भाई जितने उर्वरक डाले जाते हैं पौधा को उतना नहीं चाहिए, फिर भी क्यों डाला जाता है, क्योंकि हमारे कृषक जो हैं, किसान, वो अकुशल हैं, उनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। दूसरा, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, हां अनियमित औद्योगिकरण हुआ है, नियमित रूप से औद्योगिकरण नहीं हुआ है। आप जब 1991 की औद्योगिक नीति आप देखते हैं तो उस औद्योगिक नीति में आकर के बहुत सारी सुधारें की गई है, बहुत सारी सुधार हुई है। जैसे आप देखेंगे कि 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, उस नीति के तहत जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहले कैटेगरी में वो उद्योग थे जिसको संचालित करने का अधिकार सिर्फ सरकार को था। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, इस नीति के तहत उद्योग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ए, बी और सी, जिसमें ए कैटेगरी में कुल 17 उद्योग थी, बी कैटेगरी में 12 उद्योग और अन्य उद्योग को किस में रखा गया था, सी कैटेगरी में रखा गया। ए कैटेगरी में जो 17 उद्योग थे वो उद्योग थे जिसको संचालित करने, स्थापित करने का हक सिर्फ, अलाउंस सिर्फ मिला था किसको, सरकार को। अर्थात ये 17 उद्योग पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के थे, इसमें निजी क्षेत्र का 1 रुपया नहीं लग सकता था, नहीं निजी क्षेत्र इस उद्योग को स्थापित कर सकता था। दूसरा जो है जिसमें 12 उद्योग हैं, इस उद्योग में निजी क्षेत्रों को भी निवेश का अवसर दिया गया था, लेकिन सरकार के नीति के अनुकूल। उसमें निजी क्षेत्र का कहीं कोई सहयोग नहीं था, सिर्फ पूंजी दे दे,
लेकिन उसकी जो भी प्रक्रिया है उसमें निजी क्षेत्र का सहयोग नहीं होता था। और जो सी कैटेगरी वो रखा गया जिसमें यह कहा गया कि नीति बनाएगी सरकार, लेकिन निजी क्षेत्र उद्योग को स्थापित कर संचालित कर सकते हैं। 1991 की जो औद्योगिक नीति आई तो सिर्फ 8 उद्योग को, 1991 की जो औद्योगिक नीति आई इसमें सिर्फ कितना, 8 उद्योग को ही सार्वजनिक के लिए रखा गया और वर्तमान में सिर्फ 2 उद्योग को रखा गया, रेलवे और न्यूक्लियर जो रिसर्च होती है उसको रखा गया है। से सभी उद्योग को फ्री कर दिया गया कि जिसमें निजी निवेश किया जा सकता है। तो यह भी सही है। तीसरा, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण एकदम आज भी हम ट्रेडिशनल हैं, आज भी हम पारंपरिक हैं भाई। हमारे आज भी अगर हम बिहार की बात करें तो आज भी आप देखिए कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार मात्र 51.5% महिलाएं शिक्षित हैं। क्योंकि शिक्षित का एक अलग डेफिनेशन, शिक्षित का अलग डेफिनेशन यह है कि कोई भी एक भाषा में अगर कोई व्यक्ति लिखने और पढ़ने में सक्षम है तो शिक्षित माना जा रहा है। और वैसी स्थिति में बिहार में मात्र 51.5% महिलाएं, याद रखिएगा, बिहार में जो महिला की साक्षरता दर थी 2011 के जनगणना के अनुसार वो कितना था, 51.5%। तो आप समझिए कि हमारा समाज महिलाओं के लिए कितनी पिछड़ी। दूसरी चीज, हमारे यहां आज भी पश्चात सामाजिक अभिवृत्ति है। महिला घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेगा। भाई क्यों नहीं महिला बाहर का काम कर सकती है? कर सकती है। और अगर नहीं करेगी तो आप भाई लगभग आधे मैन पावर को तो घर में बैठा कर रखे हैं, तो क्या आप अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सफल हो पाएंगे? एकदम नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही महिला पुरुष दोनों की अगर मानव विकास सेम किया जाए, मानव पूंजी बनाया जाए, तो आसानी से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। जिसके लिए आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा महिला आरक्षण पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। बिहार में लड़कियों को आरक्षण नौकरी में भी दिया गया। जातीय आरक्षण के साथ साथ उनको क्या है, हर कैटेगरी में महिला के, उस कैटेगरी के महिला के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ताकि जो हमारी पश्चात सामाजिक धरा है उसको तोड़ा जाए और सरकारी नौकरी में भी महिलाओं की जो दर है, महिलाओं की संख्या, उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अर्थात ये सभी के सभी इसके महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी आर्थिक विकास क्या हो रही है, अवरुद्ध हो रही है। अगला, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत आज आप देख रहे हैं कि 140 करोड़ प्लस जनसंख्या वाला है। और मैंने आपको क्या बोला कि लगभग 20 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष आयु के लोगों की संख्या लगभग 62% से अधिक है। और ये सब किस्मत है, श्रम शक्ति में आते हैं। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है, बिहार एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा राष्ट्र और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या है, जहां पर श्रम अधिक है और रोजगार की दर यहां पर क्या है, कम है। जिसके कारण, जिसका परिणाम क्या है, जिसका परिणाम है बेरोजगारी। क्या परिणाम है? बेरोजगारी। इसलिए भारत और बिहार को एक श्रम सरप्लस, लेबर सरप्लस इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबर सरप्लस इकोनॉमी, जिसे हम हिंदी में श्रम अधिक के अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आइए ऑप्शन पे, एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था, एकदम नहीं। हम खाद्य आपूर्ति में हम सेल्फ डिपेंडेंट है लगभग, हम दलहन तिलहन को छोड़ दे तो लगभग हमारे पास है। एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है, ये लेबर सरप्लस, याद रखिएगा क्या है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है हमारी। लेबर सरप्लस इकोनॉमी का अर्थ है कि हमारे यहां श्रम शक्ति अधिक है और उसके अपेक्षा में रोजगार बहुत ही कम है। एक व्यापार अधिक है, नहीं, व्यापार में हमेशा हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये नेगेटिव, या कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये आप कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू जीरो है। क्या है ये? लेस देन इक्वल टू जीरो है। अर्थात ये नहीं है एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था, नहीं, हमारे यहां पूंजी की हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा कि भारत और बिहार दोनों के केस में ये कैसी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र और राज्य है, तो ये श्रम अधिक वाला राष्ट्र और राज्य है। अगला, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? देखिए ये पुराना प्रश्न है क्योंकि PYQ है। नया प्रश्न होगा
तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी? सिक्स्थ होगी। क्या होगी? सिक्स्थ होगी। अभी जस्ट मैंने बताया है कि भारत से पहले 5 बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन है, तो याद रखिएगा, अमेरिका पहला, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान, पांचवा ब्रिटेन और छठा कौन है? भारत है। तो ये पुराना पीवाईक्यू, इसलिए मैंने ऑप्शन को चेंज नहीं किया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी विश्व में कैमे नंबर पे है? छठे नंबर पे। नेक्स्ट, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? देखिए, 1991 में सबसे बड़ी हमारे यहां दिक्कत हुई थी, वो दिक्कत हुई थी विदेशी मुद्रा संकट। सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? विदेशी मुद्रा संकट, विदेशी मुद्रा का कम होना, ठीक है, या विदेशी मुद्रा भंडार का, विदेशी मुद्रा भंडार का क्या हो जाना? कमी हो जाना, कम हो जाना। विदेशी मुद्रा भंडार को अगर बढ़ाना है तो आपको किसको बढ़ाना होगा? निर्यात को बढ़ाना होगा। और निर्यात बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उत्पादन को बढ़ाना होगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पूंजी। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टेक्नोलॉजी। और इसके लिए आपको विदेशों से सहायता लेना पड़ेगा। इसीलिए 1991 के नई आर्थिक नीति में एलपीजी पॉलिसी का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी का उपयोग किया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और इसको वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण भी कहते हैं। सर ये है क्या? पहला समझते हैं, उदारीकरण। उदार का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिबरल। लिबरल मतलब थोड़ा सा ढीला करना, नीति को, नियम को ढीला करना। अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई उदारीकरण में क्या किया गया, उससे पहले अर्थात 1991 के इस नीति से पहले भारत में क्या होता था कि अगर आपको उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता था। कौन सी लाइसेंस? पहला आपको स्थापित करने के लाइसेंस लेना पड़ता था, पॉल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ता था, कौन सा उत्पादन करना उसकी लाइसेंस लेना पड़ता था, कितना आप उत्पादन करेंगे उसका लाइसेंस लेना पड़ता था, लोकल गवर्नेंस से लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर आपको उत्पादन को एक लिमिट से बढ़ाना है तो उसके लिए पुनः लाइसेंस लीजिए कि भाई हम 100 वस्तु के उत्पादन का लाइसेंस लिए थे, हमें 200 करना, लाइसेंस दीजिए। इतना अधिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया में उलझना होता था, जिसको मल्टी विंडो लाइसेंसिंग पॉलिसी कहते थे। अब इसमें क्या होता था कि कुछ जो बड़े बड़े उद्योग थे उनका उद्योग मंत्रालय के ऑफिस पे बहुत बड़ा दबदबा था। वही लोग सारे कंपनियां खोल रहे थे, बेटा के नाम से, बेटी के नाम से, दामाद के नाम से, अपने बहू के नाम से, सबके नाम से खोले जा रहे थे, क्योंकि उनकी कंट्रोल बहुत अधिक थी। जैसे 1991 की पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति आई, कहा कि नहीं अब सिंगल विंडो लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब कोई इतना लाइसेंस नहीं होता है, एक लाइसेंस लीजिए उद्योग स्थापित करने का, बात खत्म। जितना उत्पादन करना है आप उत्पादन कीजिए। और एक उनको था कि अगर प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग है तो आप मेट्रो सिटी के 25 किलोमीटर के दायरे में आप स्थापित करेंगे, बस। और कुछ बहुत अधिक तामझाम इसमें किया नहीं गया, जिसको कहा गया उदारीकरण। दूसरा, निजीकरण। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 1991 के इस नीति से पहले 1956 की जो मूल नीति है, उस नीति में 17 ऐसे उद्योग थे जिसमें निजी निवेश हो ही नहीं सकता है। 12 ऐसे उद्योग थे जिसमें निजी निवेश तो होगा लेकिन निजी निवेशक का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और रेस्ट जो बचे उद्योग थे, ये 17 और 12, कितना हुआ? 17 बार 27, 29 उद्योग के बाद जो रेस्ट बचे उद्योग थे उसके लिए सरकार नीति बनाती थी कि किस उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस देना है, किसको स्थापित करने के लिए लाइसेंस नहीं देना है। 91 की जब नीति आई तो उसमें क्या गया, नहीं, मात्र 8 उद्योग को हम रिजर्व रखेंगे, रेस्ट सभी उद्योग में निजी निवेश हो सकता है। और वर्तमान में सिर्फ 2 उद्योग को रखा गया है, रेलवे को और एक एटॉमिक रिसर्च को। इसके अलावा सब में निवेश किया जा सकता है। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया निजीकरण। और निजीकरण में यह कहा गया कि भाई सरकारी संगठन में भी निजी जो निवेशक हैं वो निवेश करके कार्य साथ में कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा काम किया गया। और पब्लिक इन्वेस्टर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में साथ मिलकर के काम कर सकता है। इसी को क्या कहा गया? निजीकरण। और तीसरा है भूमंडलीकरण, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है
कि भाई भारतीय जो बाजार था उसको विश्व बाजार में कन्वर्ट कर दिया गया, कि कोई भी भारत में निवेश कर सकता है, कोई भी भारत में उत्पादन कर सकता है, भारत के निवेशक भी कहीं जाकर उत्पादन कर सकते हैं। अगर भारत में तकनीकों की कमी है तो विदेशों से आयात किया जा सकता है। भारत में अगर कोई नया तकनीक का निर्माण हो रहा है तो उसे भी यहां से निर्यात किया जा सकता है। और तीनों प्रक्रिया को 1991 की जो नई आर्थिक नीति आई थी, या उसको औद्योगिक नीति के नाम से जानता है, जिसको एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, उसमें लागू किया गया था। और इसको उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, इसलिए इसको राव मनमोहन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या देखिएगा कि इस नीति को किस नाम जाता है? राव मनमोहन नीति के नाम से भी जाना जाता है। और जुलाई 1991 में इसे पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इस नीति को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहता है? तो याद रखिएगा कि आर्थिक सुधार का जनक किसको कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही जुलाई 1991 में एलपीजी पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। और यही वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस पॉलिसी के लिए बहुत बड़ी रिस्क भी ली थी। सब कहा था कि यार बर्बाद हो जाएगा, भारत को बेच रहा है, फलाना ढिमकाना, सब कहा था। पूरी 20वीं शताब्दी तक ये कहा गया, 91 से लेकर के, लेकिन 20वीं से 21वीं शताब्दी में जैसे आए, आर्थिक गति तीव्र गति से बढ़ने लगी, तब लगा कि नहीं, एलपीजी पॉलिसी जो मनमोहन सिंह का कंसेप्ट था वो बहुत ही सही था। अगला प्रश्न कहता है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? देखिए, अधिसंरचना के दो भाग हैं, एक है आर्थिक और दूसरा है सामाजिक। एक इसका कौन है? आर्थिक, और दूसरा इसका कौन है? दूसरा इसका सामाजिक। दो संरचना है। आर्थिक संरचना का अर्थ है कि वैसी संरचना जिसका उपयोग आर्थिक क्रिया में वृद्धि लाने के लिए किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आर्थिक संरचना। दूसरा कौन है? दूसरा है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना बेसिकली मानव विकास के लिए काम करता है। जैसे आप बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, आप स्वास्थ्य की बात कर लें, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सामाजिक विकास है, अर्थात सामाजिक अधिसंरचना है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत जैसे आप सड़क की बात कर लें, आप किसकी कर लें? सड़क की। आप ऊर्जा की बात कर लें, आप पूंजी की बात कर लें, आप रेलवे अर्थात परिवहन की बात कर लें, तो ये सब के सब किसके अंतर्गत हैं? ये आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत हैं। तो इसमें कहता है कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना नहीं है? तो याद रखिएगा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना, ये आर्थिक अधिसंरचना नहीं है। ये कैसी संरचना है? तो ये सामाजिक अधिसंरचना है। याद रखिएगा, ये कैसी है? तो ये सामाजिक है, ये आर्थिक नहीं है। और सामाजिक अधिसंरचना कौन है? जो मूलतः मानव पूंजी के विकास के लिए कार्य करता है, या जिसका उपयोग मानव पूंजी और मानव विकास में किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? देखिए, गरीबी निर्धारण के लिए आप जब गरीबी निर्धारण टॉपिक पढ़ेंगे क्लास में, तो आप वहां पे देखेंगे कि भाई हम वहां पे लकड़वाड़ा समिति की बात करते हैं। इसके बाद वहां पर अगर हम बात करें तो तेंदुलकर समिति की बात करते हैं, सी रंगराजन समिति की बात करते हैं, वाई के अलग समिति की बात करते हैं, दांडेकर समिति की बात करते हैं, नीलकांत दांडेकर समिति की बात करते हैं। और इसमें आप देखें कि प्रारंभ का जो 2-3 समितियां थी, वाई की अलग समिति, दांडेकर समिति, ये लोगों ने ऊर्जा अर्थात भोजन के ऊर्जा के आधार पर आकलित किया। वही जब हम 2005 में, कब? 2005 में तेंदुलकर कमेटी बना, तेंदुलकर समिति बना, इस समिति ने कहा कि भाई अब हम निर्धारण करेंगे उपभोग व्यय के आधार पर। और उसी समय तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी, ये दो अलग अलग प्रक्रिया इसने शुरू किया था। इसने कहा कि भाई
जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति को प्रति माह अगर 816 रुपया आता है और शहरी क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति को प्रति माह 1000 रुपये आता है, तो ये व्यक्ति किस पर होगा? ये व्यक्ति पॉवर्टी लाइन पर होगा। किस पर होगा? पॉवर्टी लाइन पर होगा, गरीबी रेखा पर होगा। और ये जो 816 और 1000 है, ये उपभोग व्यय के लिए। इसी तरीके से जब 2012 में सी रंगराजन कमेटी आती है, तो इस कमेटी ने भी उपभोग व्यय के आधार पर, इस कमेटी ने भी किसके आधार पर? उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी, याद रखिएगा, ग्रामीण और शहरी रिपोर्ट दिया। और इसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति माह 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में प्रति माह 1407 रुपये किस काम के लिए आता है? उपभोग व्यय के लिए आता है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा पर है। याद रखिएगा, तो ये सब व्यक्ति को किस पर रखा गया? ये गरीबी रेखा पर है। तो याद रखिएगा कि गरीबी निर्धारण के लिए मूलतः किसका उपयोग किया जाता है? तो उपभोग व्यय का, घरेलू उपभोग व्यय का उपयोग किया जाता है। और तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। वही वाईके अलग समिति और दांडेकर समिति के द्वारा जो कैलोरी ऊर्जा जो फूड था उसका उपयोग किया गया था। तो वर्तमान में जो हमारा एनएसओ है वो उपभोग व्यय के आधार पर इसकी निर्धारण करती है। और एनएसओ से पहले एनएसएसओ था, जिसको 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ बनाया गया है। अब उसके द्वारा भी उपभोग व्यय के आधार पर उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि 2019 में दो संगठन थी, एक सीएसओ, दूसरा एनएसएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको मिला करके और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स। कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है। और गरीबी निर्धारण का जो काम है वो पहले कौन करता था? वो एनएसओ के द्वारा किया जाता था। और एनएसओ ने 2011-12 में 68th राउंड रिपोर्ट भी जारी किया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला कहता है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कहता है कि भारत की उन्नति संतोषजनक कब रही है? पहला, कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंध में एकदम ठीक है भाई। कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी एकदम हो रही है। आप देखें कि डे टू डे हमारा जो राष्ट्रीय उत्पादन है, हमारा जो जीडीपी हो क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है, एकदम सही बात है। दूसरा, बेरोजगारी में कमी का नहीं, बेरोजगारी की दर भी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एकदम नहीं। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में आप आज देखिए कि हमारा जो प्रति व्यक्ति आय 2025 का है, 24-25 का अगर बात कर ले तो वो कितना है हमारा? 2,05,000, 2.5 लाख। ठीक है, 2000 अगर हम 25-26 की बात कर लें, 25-26 का, तो हमारा है 2.2। ठीक है, जो कि हमारा बहुत ही कम है। बहुत ही क्या है? कम है। अर्थात ये हमारा नहीं होगा। ये हमारा जो है ये 2.5 था, ये हमारा 2024-25 का था। और हमारा 25-26 का कितना है? 2,20,000 और ये पैसा 2,05,000। अर्थात ये नहीं है। असमानता कभी नहीं, असमानता तो हमारे यहां उच्च है। असमानता हमारे यहां उच्च है। आप देखेंगे कि लगभग राष्ट्र के कुल आय का 40% पर नियंत्रण पूरे राष्ट्र के मात्र 4 से 5% लोगों का है। और आज भी राष्ट्र में लगभग 56% ऐसे लोग हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं। असमानता की दर कितना ऊपर है आप समझिए। 56% के पास कृषि योग्य भूमि है ही नहीं। कुल किसानों में लगभग आधे से अधिक किसान सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि। तो सीमांत किसान 1 एकड़ से क्या है?
कम भूमि वाले को सीमांत किसान कहते हैं। इसका मतलब है कि असमानता का दर हमारा क्या है, बहुत ही ऊंचा है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत में राष्ट्रीय की गणना में एक समस्या है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना, जैसे राष्ट्रीय आय को हम लोग एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे हिंदी में लिख देता हूं मैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। किस पर, कारक लागत पर, कारक लागत पर या कारक मूल्य पर, इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय आय। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जीडीपी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम जीडीपी निकालते हैं, फिर जीडीपी से हम क्या निकालते हैं, जीएनपी निकालते हैं, फिर जीएनपी से हम एनएनपी निकालते हैं। दूसरा भी एक रूट है कि हम जीडीपी से हम एनडीपी निकालते हैं और एनडीपी से हम एनएनपी निकालते हैं। और जीडीपी क्या है, दोनों सबका आधार जीडीपी है। जीडीपी क्या है, तो हमारे घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य, अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य किस दौरान, वित्तीय वर्ष के। तो इसी कहते हैं जीडीपी। अर्थात ये जीडीपी कहता है कि भाई इसमें क्या समस्या है, तो जीडीपी मतलब उत्पादन, और क्या सभी संगठन के उत्पादन को निकालना संभव है, नहीं संभव है। जैसे मान लिया है कि आपके गांव में एक ब्रेड बनाने वाली छोटी सी एक कुटीर उद्योग है, ब्रेड बनाता है, या आपके गांव में कोई अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री है। आपको लगता है कि एनएसओ को पता होगा कि आपके गांव में एक अगरबत्ती की फैक्ट्री है, नहीं पता होता है। आपके गांव मान लो कि अमौट बनाने, आम का रस का बनता जो अमौट है वो बनाने वाली कोई फैक्ट्री है मिथिलांचल में, वहां पे मान लो कोई एक अचार बनाने वाली छोटी सी कुटीर उद्योग है जो पूरे साल में 2-4 क्विंटल अचार बनाती है और वो लोकल बाजार में घूम करके बेच लेता है। उसको तो डेटा भी नहीं होगा एनएसओ के पास में। इसका अर्थ है कि वो जो उत्पादन हुआ उसका कैलकुलेशन हमारे जीडीपी में नहीं होता है। याद रखिए कि राष्ट्रीय आय के गणना में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है असंगठित क्षेत्र के आंकड़े का अभाव। तो असंगठित क्षेत्र के आंकड़े का क्या है, अभाव है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे उत्पादन होते हैं जिसकी कैलकुलेशन जीडीपी में नहीं की जाती है। और जीडीपी में नहीं होगा कैलकुलेशन तो क्या वो एनएनपी में कैलकुलेशन होना संभव है, कतई संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय आय के आकलन में सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण क्या है। उच्च निर्धनता दर, देखिए हमारे यहां क्या है, निर्धनता का मूल कारण समझिए। हम एक सीक्वेंस बताते हैं। अगर उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो बेरोजगारी उच्च होगी, बेरोजगारी अगर उच्च होगी तो लोगों का आय निम्न होगा, लोगों का आय अगर निम्न होता है तो जो ये निर्धनता दर है, निर्धनता दर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और है यहां पर, एक तो ये कारण, दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन है कि हमारे यहां स्थिति ये है कि हमारा जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, ये हमारे रोजगार वृद्धि दर से अधिक है, जिसके कारण बेरोजगारी की संख्या बहुत ही उच्च है। अब जैसे बुजुर्ग लोगों को आप सुनते बोलते हुए सुनेंगे, अरे यार हमारे समय में तो पकड़ के ले जाता था, फलाने बाबू थे जिनको नौकरी हुई थी टीचर की, छोड़ करके आ गए, ये कह अरे हम किसान के बेटा हम नौकरी करेंगे, ये कहा जाता। उस समय क्या था, जनसंख्या कम थी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी और उनके लिए रोजगार अधिक था, तो उनको आसानी से रोजगार मिल जाता था। आज आप देखिए कि एक वैकेंसी आई एईडीओ की, 900 पोस्ट है, 11 लाख फॉर्म डाला गया। आप समझिए कि कितनी अधिक यहां पे मारामारी। तो ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे यहां जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, रोजगार वृद्धि दर निम्न है। अगर आप बात करें 2011 के जनगणना में जो दशकीय जो डेकेड ग्रोथ रेट था वो 17.7% था। डेकेड ग्रोथ रेट 17.7% है।
पूरे भारत का मात्र एक राज्य है नागालैंड, जहां की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर माइनस में गया है, -0.6%। ये तो सब प्लस में है। जनसंख्या वृद्धि देखिए 1707%, मतलब 100 आदमी अगर 2001 में है तो वो 100 आदमी का ग्रोथ होकर के 2011 में 117 आदमी हो गया, 118 आदमी हो गया। चलिए अब समझ, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर एकदम है, बेरोजगारी एकदम है, आय की असमानता एकदम है, भूमि संसाधन की कमी एकदम है। मैंने अभी तुरंत क्या बताया, 56% ऐसे लोग हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि शून्य है। आय की समानता, पूरे राष्ट्र के 40% आय पर 4 से 5% जनसंख्या का कंट्रोल है, आय की समानता है। बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन उच्च है, तेंदुलकर कमेटी 30% बेरोजगारी दर को बताया था। अर्थात ये सभी समस्या के कारण भारत में जो निर्धनता दर है, वो निर्धनता दर क्या है, उच्च है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए अगला कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए बेसिकली जो ये 2019 के बाद का प्रश्न है, 2019 में मैंने अभी आपको बताया है कि दो संगठन सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है एनएसओ। पहले 2019 से पूर्व या 2019 तक वो कहिए, ये कार्य कौन करता था, सीएसओ करता था। अर्थात 2017-18 तक का जो प्रश्न देखेंगे उसमें सीएसओ लिखा हुआ है, लेकिन 2019 में सीएसओ एनएसएसओ को मिला करके एक संगठन बनाया गया एनएसओ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसी के द्वारा अब जितनी भी सांख्यिकीय डेटा है उसका आकलन किया जाता है, और ये स्टैटिकल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, स्टैटिक मिनिस्ट्री के ये अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न, आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए मैं दो शब्दों को थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं। आर्थिक के संबंध में दो शब्द हैं, एक है विकास, दूसरा है समृद्धि। दूसरा क्या है, समृद्धि। याद रखिए समृद्धि मात्रात्मक है, ठीक है, और विकास गुणात्मक है। ये गुण को देखता है, ये मात्रा को देखता है। समृद्धि का अर्थ है आय का बढ़ जाना, तो हम कहेंगे समृद्धि है। और आय कब बढ़ती है, जब उत्पादन बढ़ेगा। जब क्या बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ता है। क्यों, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। और इसी को कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। अर्थात उत्पादन का बढ़ना, रोजगार का बढ़ना, या फिर आय का बढ़ना आर्थिक समृद्धि कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे यह भी देखा जाता है कि आपका जो आय जितना बढ़ा, क्या इसके दर में आपका व्यय कम बढ़ा है या अधिक बढ़ा है। जैसे मान लिया जाए आप 10,000 कमा रहे थे 2024 में, ठीक है, तो 10,000, एक एग्जांपल ही बता देता हूं इस पे। मान लिया जाए कि 2024 में आपकी आय थी 10,000 रुपया। आय के दो वर्ग होते हैं, आय को दो वर्ग में बांटते हैं, एक होता है उपभोग व्यय और एक होता है निवेश व्यय या बचत। निवेश व्यय या बचत। मान लिया जाए कि 2024 में 10,000 में आप 6,000 रुपया खर्च करते थे और 4,000 रुपया आप निवेश करते थे या बचत करते थे, ठीक है। मतलब आप 40% आपका जो निवेश था, ये 40% आपका निवेश था, और आपका जो उपभोग था ये 60%। चलिए अच्छी बात है। 2024 के बाद 2025 में आपकी जो आय है ये बढ़ करके हो गया 15,000। कितना आय बढ़ गया, 15,000, ठीक है। अब 2025 में इस आय को फिर से दो भाग में बांटेंगे, पहला उपभोग व्यय और दूसरा निवेश या बचत। निवेश व्यय या बचत। उपभोग व्यय का अर्थ है जो आप अपने जीवन चलाने पे, परिवार के जीवन चलाने पे खर्च करते हैं, जरूरतों को पूरा करने खर्च करते हैं। निवेश व्यय जो आप अपने भविष्य के लिए बचा करके रखते हैं।
अब 2025 में स्थिति यह हुई कि आपका उपभोग व्यय हो गया 10,000, ठीक है, और 5,000 पे आपका क्या हो गया, आपका हो गया बचत। अमाउंट देखने से यह लग रहा है कि हमारा बचत ठीक है, पहले 4 था 5 हो गया, लेकिन प्रतिशत निकालिएगा तो आपको यह पता चला कि लगभग 66% हमारा क्या है, उपभोग है, और मात्र हमारा कितना, 33%, 33.3%, और यहां पे 66.6%, इसको आप राउंड फिगर में हम 66 कह दिए हैं, 66.6% के आसपास हमारा क्या है, उपभोग है। अब देखिए यहां पर जब 10,000 कमा रहे थे तो आपकी बचत निवेश कितना था, 40%, 15,000 कमा रहे तो आपका बचत निवेश कितना है, 33%, अर्थात आपका जिस दर से आय बढ़ी उस दर से आपका बचत नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपकी उपभोग व्यय बढ़ गई। इसीलिए जब हम समृद्धि निकालते हैं तो इसमें हम आय, अर्थात इसमें हम राष्ट्रीय आय के साथ साथ, इसमें हम राष्ट्रीय आय के साथ साथ हम कुल जनसंख्या को भी हम काउंट करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात समृद्धि को मापने का सबसे सही तरीका क्या है, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, विकास गुणात्मक है, और विकास गुणात्मक के साथ साथ इसमें जो है ना, ये मात्रात्मक को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में आपके आय के साथ साथ हम शिक्षा की भी बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, हम यहां पर रहन सहन की भी बात करते हैं। अगर ये सब में वृद्धि हुई तो कहेंगे विकास हुआ, लेकिन सिर्फ आय में वृद्धि हुई तो हम कहेंगे क्या हुआ, समृद्धि हुई। और जस्ट मैंने आपको इसके लिए अभी डेटा भी दिया था कि हमारा 2024-25 का डेटा आया है, हमारा 2024-25 का जो डेटा आया है उस डेटा के अकॉर्डिंग भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, वो है 2,05,000 रुपये। वही 2025 का जो डेटा है, 2025 का डेटा, इसके लिए आय कितना है, 2,20,000 रुपया आय है। और ये आय दिखा रही है कि बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि ये भी दिखा रहा है कि हमारा जो आर्थिक समृद्धि है वो भी पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। देखिए, यह हिंदू वृद्धि दर की जो अवधारणा है, ये एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था राजकृष्ण। इनके द्वारा ये 1981 में ये कंसेप्ट दिया गया था, 1981 में। और इनके अकॉर्डिंग था कि अगर जीडीपी वृद्धि दर, इनके कहा कि जीडीपी वृद्धि दर 3.5% के आसपास, 3.5% के आसपास है, और इसी को कहा गया था हिंदू वृद्धि दर। जैसे ही हम 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आया तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था ये 4% या उससे ऊपर चला गया, और ये जो हिंदू वृद्धि दर है इसकी कंसेप्ट क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये 1980 के दशक तक हिंदू वृद्धि कंसेप्ट रहा है, जिसका संबंध किससे है, जीडीपी से। और इसके अकॉर्डिंग जीडीपी की वृद्धि दर 3.5% के क्या होता था, आसपास होता, 3.5% के आसपास होता था, और इसी को हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया गया था, जो कई बार ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है। देखिए, ये थोड़ा सा, ये जो प्रश्न है ये पुरानी प्रश्न है। 2021-22 में, याद रखिएगा कब, 2021-22 के बजट में, 21-22 में, बजट छोड़ दीजिए, 21-22 में बीमा क्षेत्र में, इसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई
की सीमा को, एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर ये लोग क्या कर दिया था, 74% कर दिया, मतलब 49% से बढ़ाकर 74 कर दिया था कि आप 74% तक कर सकते हैं। पहले क्या था कि 21 से पहले बीमा क्षेत्र में कोई भी जो विदेशी संगठन थी उसका ऑनरशिप नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑनरशिप तभी होगा जब वो क्या होगा, उसकी जो पूंजी है, शेयर है, वो 51% या उससे अधिक होगी। अब 21 तक ये था, 21 से पहले 20-21 तक ये था कि आप अगर विदेशी हैं और भारत में बीमा कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप 49% से अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं। 51% के लिए आपको कोई ना कोई भारतीय निवेशक को सर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन 2021-22 के बजट में सरकार का आगे नहीं, हम इसकी सीमा को 74% कर देंगे, अर्थात अब सिर्फ 26% के लिए किसी भारतीय को सर्च करना है, वो अकेले 74% तक निवेश कर सकते हैं। फिर निर्मला सीतारमण के द्वारा 2024-25 में इस 74% की सीमा को बढ़ाकर 74% की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100% कर दिया। अर्थात वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। अर्थात अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में बीमा कंपनी खोलना चाहता है तो वो 100% अपने पूंजी से बीमा कंपनी खोल सकता है। अर्थात वर्तमान में बीमा क्षेत्र में पूंजी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई की जो निवेश दर है, अधिकतम निवेश दर की सीमा है, वो कितना रखा गया है, 100% रखा गया है। विदेशी निवेश के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एफडीआई और एफपीआई होते हैं। एफडीआई के भी दो प्रकार है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। अगर कोई नया कंपनी स्थापित करने में निवेश किया तो ग्रीन फील्ड, और पुरानी कंपनी में निवेश किया तो ब्राउन फील्ड। और अगर कोई नया स्टार्टअप में निवेश किया तो उसको हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर, एंजल मतलब पड़ी इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो वर्तमान में बीमा क्षेत्र में एफडीआई का दर कितना है, 100%। अगला, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त किया जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, जिसे शॉर्ट में पीसीआई कहते हैं। और पीसीआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला आता है राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। क्या होता है, कुल जनसंख्या। और मैंने बताया कि 2025-26 में जो अभी तक का डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति कितना है, 2 लाख। चलिए, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला प्रश्न, कारक लागत पर एनपी, कारक लागत पर एनएनपी, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जब हम किसी उत्पाद के मूल्य की बात करते हैं, जब हम किसी उत्पाद के मूल्य की बात करते हैं तो इसके मूल्य को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है बाजार मूल्य, एक होता है बाजार मूल्य, और दूसरा होता है कारक लागत, कारक लागत। इसे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में एमपी कहते हैं। और इसे हम इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एफसी कहते हैं। ठीक है, निकालने का क्या तरीका है, तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में आपको अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना होगा, और जो सरकार अनुदान देती है उसे घटाना हो। इसी से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आपको मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को घटाना होगा और अनुदान को प्लस करना पड़ेगा। तो वही आपका मार्केट प्राइस से क्या निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान को हम लोग शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। तो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा कि बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो वो भी एक ही होता। और जो हम साधन लागत पर जो हम शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो याद रखिएगा कि साधन लागत पर या कारक लागत पर जो एनएनपी निकाला जाता है, एनएनपी निकाला जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को राष्ट्रीय आय कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऐसे ये सब जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा डिक्टेट करने में थोड़ी सी अगर डिटेल में पढ़ते हैं तभी ये जाकर के सही तरीके से समझ में आता है। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की निर्धारण होती है वो फैक्टर कॉस्ट के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा समाधान, निम्न में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, इसको देखिए। भारतीय कृषि की दो तीन बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या दो तीन है। सबसे बड़ी समस्या है यहां पर पूंजी की, सबसे बड़ी समस्या क्या है। दूसरा समस्या है तकनीक का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तीसरा समस्या है कौशल विकास अर्थात प्रशिक्षण का, अर्थात इनको ट्रेनिंग का। ठीक है, चौथा समस्या है भूमि, भूमि की आकृति का, भूमि की आकृति का। अब यहां पे जिसके कारण क्या हो रहा है, या आप कह सकते हैं भूमि के आकार का, भूमि के आकार का, भूमि के आकार का। यहां पर भारत में भूमि के आकार को सुधारने का एक प्रक्रिया लाया गया था जिसको कहा गया था चकबंदी। क्या कहा गया था इसको, हिंदी में लिख दे, इसको कहा गया था चकबंदी, चकबंदी कहा गया। चकबंदी की प्रक्रिया जिसके तहत यह कहा गया कि छोटा छोटा भूभाग को एग्रीगेट कीजिए, जोड़ दीजिए और बड़ा भूभाग बनाइए। बड़ा भूभाग होगा ना, बड़ा खेत होगा तो आप वहां पर तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। बड़ा खेत नहीं होगा, तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल प्रैक्टिकल समझिए। आपके पास मानते हैं 1 बीघा खेत है, अच्छा खासा है, एक प्लॉट अगर 1 बीघा, लेकिन आपके पास 1 बीघा का खेत है 10 टुकड़ा में, कहीं 2 धूर है, कहीं पे 10 धूर है, कहीं पे 4 कट्ठा है, कहीं पे 3 कट्ठा है, कहीं पे 1 कट्ठा है, कहीं पे 1.5 कट्ठा है, ऐसे है। आप ऑनर हैं 1 बीघे खेत के, लेकिन आपके पास भूमि नहीं है एक जगह पे। अब आप एक बात बताइए, आपको बोरवेल करना है, बोर्डिंग हलाना है ताकि सिंचाई कर सके, और आपका 10 जगह पे खेत है, तो क्या आप 10 जगह पे बोरवेल कर पाएंगे? नहीं, पता चलेगा 1 बीघा से 5 कट्ठा बिक गया बोरवेल करने में, नहीं कर पाएंगे। आपके यहां गेहूं काटने के लिए जो मजदूर है बहुत अधिक पैसा मांग रहा है, क्या है, बहुत अधिक पैसा मांग रहा है। वो कह रहा है भाई हम गेहूं काटेंगे, हम 8 बोरी में 1 बोरी गेहूं लेंगे। और वही आपके यहां जो बड़े प्लॉट वाले किसान है, बेचारे हार्वेस्टर मशीन लाए, वो 1 घंटा में काट वाट के दौनी वोनी करके सब रख दिया। आप तो काम नहीं कर पाएंगे। अब आपको मजबूरी हो गई कि अब आपको 8 बोरी में 1 बोरी जो अनाज है वो किसको देना पड़ेगा, वो आपको मजदूरों को देना पड़ेगा। अब आपकी समस्या हो गई। समस्या क्यों है, क्योंकि आपका जमीन बिखरा हुआ है, एक जगह पर एग्रीगेट करके रखा नहीं गया है। उसी को करने के लिए चकबंदी को लाया गया, जो कि बिहार में सफल नहीं हो पाया। चकबंदी मूलतः पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां सफल है। इसलिए देखिएगा उन सब जगहों में जो ये जो भूमि है उसका प्लॉट बहुत बड़ा बड़ा है, हमारे यहाँ भूमि का प्लॉट बहुत ही छोटा है। तो पहला ये समस्या है। दूसरा, किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीज, हाँ, जो HYV बीज है, हाईली यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, ये मिल ही नहीं पाता है इनको, जिसके कारण बेचारे उन्नत तकनीक का, उन्नत बीज का उपयोग नहीं कर पाते हैं, हाइब्रिड बीज का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसका उत्पादन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उत्पादकता भी कम होती है। मशीनरी करें इनका अभाव है नहीं, पूंजी ही नहीं है। अब पूंजी है भी तो जमीन का आकार नहीं है जिसके अनुसार मशीन खरीद सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई एक व्यक्ति, मान लो राम के पास 1 एकड़ जमीन है, 10 जगह पे है, अब वो बेचारा को पानी पटाना है, सब जगह पे सिंचाई करना है, तो 10 जगह पे ट्यूबवेल हलाना पड़ेगा ना, और नहीं तो दूसरे का सहारा लेगा। अब दूसरे का खाली रहेगा तब तो राम को देना। अर्थात ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भारत में जो कृषि है, कृषि के लिए ये सब बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी पूंजी का अभाव भी एक समस्या है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र है उसके लिए कर्ज, उस पर कर्ज के लिए निर्भरता एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पर वित्तीय संगठन पर्याप्त मात्रा में किसानों को कर्ज दे नहीं पाते हैं। विपणन, सबसे बड़ी समस्या है कृषि विपणन की, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। क्या उत्पादन आप कर लेते? आज देखिए आलू 4 रुपए क्विंटल बिक रहा है, चिप्स का रेट वही है, वही अंकल चिप्स 20 रुपए पैकेट ले रहे हैं, लेकिन आलू 4 रुपए केजी बिक रहा है, क्योंकि मार्केटिंग की सही व्यवस्था नहीं है, बिचौलियों की बहुत अधिकता है, जिसके कारण किसान को जितना लाभ होता है उससे अधिक लाभ किसको होता है? बिचौलियों को। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो हर राज्य की एक अलग अलग है, क्योंकि कृषि जो फसल है ये बेसिकली किस पर निर्भर होता है? ये मॉनसून पर, ये मॉनसून पर निर्भर होता है, और हर राज्य में जो मॉनसून है वो अलग अलग आती है। लेकिन अगर देखा जाए कंबाइंडली तो जो कृषि का जो फसल वर्ष है भारत में वो बेसिकली 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और आपको पता है कि जो ये फसल है, इस फसल को कटाई और बुआई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 प्रकार होते हैं। पहला आप पढ़े हैं खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। खरीफ जो फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर में होता है। रबी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होता है। और खरीफ फसल जिसमें वाटरमेलन सब्जी का होता है, जिसकी बुआई अप्रैल में होती है, अप्रैल मई के महीने में, और जून जुलाई में उसकी कटाई होती है। तो बुआई और कटाई के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत मूलतः धान, मक्का जो मोटा अनाज है वो आता है। रबी फसल के अंतर्गत दलहन, तिलहन और गेहूं आ जाता है। और जायद फसल के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जैसे आप धैंचा का खेती देख लीजिए, आप सब्जी का खेती देख लीजिए, मूंग दाल की खेती इस समय होती है, तो ये सब इसके अंतर्गत, वाटरमेलन तरबूज की खेती इस समय होती है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? देखिए कृषि जो भूमि जोत है उनको मूलतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसमें कहता है कि सीमांत कृषक, सीमांत कृषि भूमि। सीमांत कृषि भूमि का अर्थ है कि अगर 1 हेक्टेयर से, कितना? 1 हेक्टेयर से अगर कम है भूमि तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको सीमांत भूमि कहते हैं। दूसरा छोटे जोत की भूमि। दूसरा कौन है? छोटे जोत की भूमि। छोटे जोत की भूमि में कहता है कि अगर 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है तो इसको छोटे जोत की भूमि कहते हैं। तीसरा मध्यम, अर्ध मध्यम, इसको कहते हैं अर्ध मध्यम जोत की भूमि। और अर्ध मध्यम जोत में कहता है कि अगर 2 से 4 हेक्टेयर तक भूमि है तो उसको अर्ध मध्यम में कहा जाता है। इसके बाद है मध्यम। मध्यम में कहा जाता है कि अगर जोत की भूमि किसी किसान के पास 4 से 10 हेक्टेयर है तो ये मध्यम किसान में आएगा। और बड़े जोत का किसान, और बड़े जोत में अगर भूमि 10 हेक्टेयर से अधिक है तो इसको बेसिकली किस में रखा जाएगा? इसको बड़े जोत कृषक में रखा जाता है। कहता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो याद रखिए कि सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम वाला होता है। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये कृषि जनगणना 2015 के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा कृषि जनगणना 2015-16 के अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया गया है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि सीमांत कृषक कौन होंगे? सीमांत किसान किनको कहें? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, इसको क्या कहा जाएगा? सीमांत किसान कहा जाएगा, याद रखिएगा। वैसे किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है उसे छोटे किसान में रखा जाएगा, छोटे जोत के किसान में रखा जाएगा। वैसे किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है उसे अर्ध मध्यम किसान में रखा जाएगा, अर्ध मध्यम कृषि जोत आकार में रखा जाएगा। वैसे किसान जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है उसे मध्यम किसान या उसको मध्यम कृषि भूमि जोत किसान में रखा जाएगा।
और अगर किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है उसको बड़े किसान में रखा जाएगा या बड़े कृषि भूमि जोत के वर्ग में रखा जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कृषि भूमि की राज्यों की तुलना में जोत का औसतन आकार क्या है? औसतन आकार दूसरे से क्या है? देखिए बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो औसतन आकार है, बिहार की औसतन आकार है ये 0.39 हेक्टेयर है। ये कितना है? ये 0.39 हेक्टेयर है प्रति किसान, प्रति किसान। वही अगर आप केरल की बात करते हैं, वही आप किसकी बात कर लें, केरल की बात करते हैं, वहां पर 0.10 हेक्टेयर प्रति किसान है, याद रखिएगा। और ये सबसे अंतिम है, ये सबसे क्या है, ये सबसे अंत में है और ये सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, मतलब ये दूसरे स्थान पर है। इसका न्यूनतम में क्या है, इसका न्यूनतम में है औसत, ये दूसरे स्थान पर, सेकेंड लास्ट है। कहता है कि बिहार में कृषि भूमि की राज्यों की तुलना में जोतों का औसत आकार दूसरे से क्या है, तो ये दूसरे से किस स्थान पर होगी, तो ये बेसिकली दूसरे से न्यूनतम, मतलब न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर आता है। और सबसे न्यूनतम में कौन है, तो याद रखिए कि सबसे न्यूनतम में कौन है, केरल है। केरल की जोत भूमि का प्रति किसान आकार कितना, या प्रति व्यक्ति, सॉरी किसान नहीं करिए यहां पर, यहां पे प्रति व्यक्ति करिए, सॉरी किसान नहीं, किसान में तो वो हो जाएगा, प्रति व्यक्ति है ये, ठीक है, प्रति व्यक्ति है, प्रति किसान है। किसान मतलब जो लोग खेती करते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति में तो सबको शामिल किया जाएगा ना, भूमि पर तो अधिकार सबका है, इसलिए इसको प्रति व्यक्ति कहिए। तो बिहार जो है वो सेकेंड लास्ट है और सबसे लास्ट में कौन है, केरल। बिहार की प्रति व्यक्ति जोत की भूमि कितना है, 0.39 हेक्टेयर, और केरल का 0.10 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जोत की भूमि का आकार है। चलिए अगला, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करती है? देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो शुरुआत है ये कब से हुआ है, ये 1965 से हुआ। 1965 में ही एफसीआई की स्थापना भी किया गया था, याद रखिएगा 1965 में क्या स्थापना किया था, एफसीआई की स्थापना की। पीडीएस का स्थापना, जो जन वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसकी स्थापना भी किया गया था 65 में। विश्व बैंक के सुझाव पे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। और भारतीय खाद्य निगम जो बाजार से अनाज खरीदता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम शॉर्ट में एमएसपी कहते हैं, क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। 1965 में एमएसपी के निर्धारण के लिए बेसिकली जो कृषि मूल्य आयोग है इसकी स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना किया गया था, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया। और इस कृषि मूल्य आयोग का 1985 में नाम बदल करके क्या कर दिया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, मूल्य आयोग कर दिया गया, जिसके द्वारा जुताई अर्थात बुआई से पहले 22+2 24 फसलों की जो मूल्य है उसका निर्धारण किया जाता है। और वो न्यूनतम मूल्य है। न्यूनतम मूल्य क्यों है, ताकि वो ये सुरक्षा देता है किसानों को कि भाई जितना तुम लागत लगा रहे हो उससे अधिक तुमको अगर मिलता है तो बेच लो, अगर लगता है कि नहीं मिलता है तो एमएसपी पर हम खरीदने को तैयार हैं। और एमएसपी पर ही एफसीआई जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुआ है, 1965 में, इसके द्वारा अनाज को खरीदा जाता है। तो याद रखिए कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया गया है। और बीपीएससी ने भी इसी ऑप्शन को सही माना है, क्योंकि ये विवादास्पद था। इसमें था कि कृषि मंत्रालय करेगी, लेकिन बीपीएससी कहा कि नहीं, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल, जायद फसल और कमर्शियल फसल का इसमें किया, सॉरी खरीफ, रबी और कमर्शियल फसल का इसमें एमएसपी निर्धारित किया जाता है। 22+2, मूलतः 22, 2 अतिरिक्त किया जाता है। नेक्स्ट एक चीज रखिएगा, ये जो एमएसपी का निर्धारण है, एमएसपी का निर्धारण है, इसका जो फॉर्मूला है वो A2+FL है। A2+FL है। A2 मतलब ऑल इनपुट, ऑल इनपुट सभी आगत का मूल्य प्लस फैमिली लेबर, क्योंकि स्वामीनाथन समिति ने कहा था कि नहीं, हम बेसिकली इसको
C2 पर करेंगे। C2 पर मतलब A2 प्लस FL प्लस अन्य जो पूंजीगत व्यय है या अपना जो खेत है उसके ऊपर जो लगान की दर, उसकी जो रेंट है, उसको भी इसमें जोड़ा जाए। लेकिन स्वामीनाथन समिति के सुझाव को माना नहीं गया है। अभी भी जो MSP का निर्धारण है, याद रखिएगा, वो किसके आधार पर किया जाता है? A2 प्लस FL के आधार पर किया जाता है, वो भी बुआई से पहले किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक, 60वें दशक मतलब 1960 से लेकर के 1970 तक है, ठीक है, दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। देखिए याद रखिएगा, ये जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति, हरित क्रांति में मूलतः क्या हुआ? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ जगहों पे फोकस किया गया। जैसे इसमें बीज पे फोकस किया गया, जिसके लिए आइडियाल्ड वैरायटी ऑफ बीज आया। इसमें रासायनिक उर्वरक पर फोकस किया गया, इसमें सिंचाई पर फोकस किया गया। और आप सबको पता है कि MS स्वामीनाथन को, किनको? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। वही नॉर्मन बॉरलॉग को वैश्विक स्तर पर कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दूं कि नॉर्मन बॉरलॉग के द्वारा ही मैक्सिको में, याद रखिएगा कहां पर? मैक्सिको में ये उच्च उत्पादन वाले बीज का रिसर्च करके निर्माण किया गया था, और हम लोगों ने मैक्सिको से ही उसको आयात करके भारत लाया था। और भारत में याद रखिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत उत्तराखंड के पंतनगर से हुआ है। याद रखिएगा, इसका जो जन्म है वो कहां हुआ है? पंतनगर, उत्तराखंड से हुआ है भारत में। और स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और वैश्विक स्तर पर किनको कहता है? नॉर्मन बॉरलॉग को कहा जाता है, जिन्होंने मैक्सिको में उच्च उत्पादन वाले बीज पर रिसर्च करके उसको उत्पादित किया था। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? देखिए, खाद्य प्रबंधन का अर्थ होता है कि भाई खाद्यान्न का उत्पादन कीजिए, सही भंडारण कीजिए, सही तरीके से उसको क्या कीजिए? सही तरीके से उसका वितरण कीजिए, सही तरह बफर स्टॉक रखिए ताकि खाद्यान्न बर्बाद नहीं जाए। ये सब है हमारे खाद्य प्रबंधन, ठीक है, ये सब फूड मैनेजमेंट का पार्ट है। और ये सारे के सारे प्रबंधन का जो कार्य है ये FCI के द्वारा किया जाता है। जब पहला है खाद्यान्नों का वितरण, एकदम इसके अंतर्गत आता है। खाद्यान्नों का खरीद एकदम आता है, जो MSP पर खरीदता है। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक या रख रखाव एकदम ये कौन करती है? ये FCI करती है। अर्थात ये, और खाद्यान्नों का निर्यात नहीं किया जाता है, अर्थात खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। अब देखेंगे FCI क्या करती है? कोऑपरेटिव के माध्यम से खाद्यान्नों को खरीदती है MSP पर, उस खाद्यान्न को लाकर के अपने गोडाउन में स्टॉक करती है, और उसको फिर निर्गत मूल्य पर सरकार के हाथों बेचकर, और उस खाद्यान्न को जो जन वितरण प्रणाली है वहां तक लेकर के डिस्पैच करती है। इसी को कहते हैं खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ये हमेशा याद रखिए, संपत्ति मतलब इसको जोड़ दीजिए आय से। किससे जोड़ दीजिए? आय से। और आय के लिए हमें क्या चाहिए? रोजगार या फिर उत्पादन। किसका उत्पादन? वस्तु और सेवा का उत्पादन। अगर हम बिहार की यहां पर बात कर लें, अगर हम किसी और की बात ना करें, हम यहां पे किसकी बात कर लें? अगर हम बिहार की यहां पर अगर बात करते हैं तो बिहार की स्थिति में देखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक जो रोजगार है, हम किसकी बात करें? हम यहां पे पहले बात कर लें बिहार की। बिहार को अगर हम रोजगार के दृष्टिकोण से, अगर हम अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में, कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक में देखें तो बिहार में कुल रोजगार का लगभग 54.2% रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। कितना? 54.2% रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीयक क्षेत्र से बेसिकली जो रोजगार मिलता है वो 23.6%,
और तृतीयक क्षेत्र से मात्र 22.2% रोजगार मिलता है। 24-25 का ये डेटा है। अगर हम भारत की बात करते हैं, हम किसकी बात करें? भारत की बात करते हैं। ये ब्लू से मैं भारत का लिख रहा हूं। तो भारत की अगर आप यहीं पे बात कर लेंगे तो भारत में प्राथमिक क्षेत्र, कुल क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से 46.3% रोजगार प्राप्त होती है। वही द्वितीयक क्षेत्र से लगभग 24% और तृतीयक क्षेत्र से लगभग 29.7% रोजगार प्राप्त होती है। तो अगर भारत का पूछे तो या बिहार का पूछे तो दोनों केस में रोजगार सबसे अधिक देने वाला हमारा क्षेत्र कौन है? प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र में भी सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है? कृषि। और लगभग अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 45% से 46% जो रोजगार है ये किस क्षेत्र से मिलती है? ये कृषि क्षेत्र से। और बिहार में लगभग 49% तक रोजगार, और याद रखिएगा बिहार में लगभग 50% तक रोजगार हमें किस क्षेत्र से मिलता है? हमें कृषि क्षेत्र। तो याद रखिएगा कि हमारा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत हमारा कृषि क्षेत्र। चलिए अगला, अब हमारा आ जाता है 28 नंबर प्रश्न। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत रोजगार को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते? तो मैंने अभी तुरंत बताया है कि अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे भारत में लगभग कितना? 46.3% रोजगार देती है। अभी तुरंत लिखे ना कि लगभग कितना देती है? 46.3% रोजगार देती है। इसमें अगर आप देख लिया जाए, ये तो करंट डेटा है, ये तो पुराना प्रश्न है, इसमें भी अगर देखा जाए तो लगभग 45% रोजगार, लगभग कितना है? 45% रोजगार ये किस क्षेत्र से आता है? क्षेत्र से। तो लगभग कहिए कि 45% रोजगार कृषि क्षेत्र से आता है। बिहार में तो लगभग 49% रोजगार की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती है। अब कहें सर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र है क्या? इसको एक बार समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी उत्पाद को रखा गया है जिसकी उत्पादन प्रकृति से हुई है। प्रकृति अर्थात हमारे मिट्टी से हुआ है। हम किसी मशीनरी में उत्पादन नहीं करते, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वन, मत्स्य, मुर्गी पालन, ठीक है, जैसे डेयरी उद्योग, जैसे मवेशी पालन, दुग्ध उत्पादन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेकर औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है उस क्षेत्र को द्वितीयक कहते हैं। जैसे कपास से शर्ट बनाया गया, तो शर्ट हो गया द्वितीयक क्षेत्र का, कपास हो गया प्राथमिक क्षेत्र। आम लेकर के आम का जूस बनाया गया, जो आप मिरिंडा फंटा पीते हैं, मिरिंडा वगैरह पीते, सॉरी मिरिंडा कहते हैं, वो स्लाइस वगैरह आप क्या क्या पीते हैं, वो सब है आम का जूस। लीची का जूस आप देखते हैं, रियल वगैरह का जूस पीते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस भी रहता है, कुछ प्रतिशत भी रहता है, तो वो हो गया द्वितीय क्षेत्र का। लेकिन उसका जहां से आया रॉ मटेरियल हो गया प्राथमिक क्षेत्र। जैसे बिस्किट, गेहूं का बिस्किट, आटा का बिस्किट बना हुआ है, मैदा का बना हुआ है, तो मैदा भी बना किससे? गेहूं से। तो गेहूं है प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन उस गेहूं के बाद मैदा बना, मैदा से बिस्किट बना या आटा से बिस्किट बना, वो बिस्किट हो गया द्वितीय क्षेत्र। आयरन रॉक, भाई जो लोहा का अयस्क है वो प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि खदान से खुद के आता है, उसको फिल्टराइज करके आयरन बनाया गया, फिर उसे वस्तु बनाया गया, तो वस्तु हो गया वो द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसमें सिर्फ सेवा को रखा गया है, तो तृतीय क्षेत्र में सेवा को रखा गया। तो मूलतः अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री 2 नए भाग में बनाए हैं, चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ में ज्ञान से संबंधित सेवा को रखा गया है, और पंचम में ज्ञान से संबंधित वैसे सेवा जो नीति निर्माण करती है उसको पंचम में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो याद इसमें रखिए कि गेहूं के उत्पादन में 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। याद हमेशा रखिएगा, यूपी, एमपी और कौन है? पंजाब है। ठीक है, तो इसमें सब्सिडी कौन है? इसमें सब्सिडी करने वाला उत्तर प्रदेश। ये हर वर्ष थोड़ा चेंज होते भी रहता है, लेकिन औसतन इनका जो यही रेट रहता है। चलिए, और लास्ट प्रश्न कहता है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात, इसको हम लोग CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सबसे पहले समझिए सीआरआर क्या है। सीआरआर में कहता है कि कोई भी जो व्यवसायिक बैंक है उसको अपने कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत, कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत नगद के रूप में किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? जमा करना होता है। और इसी जमा को हम जमा करना होता है, इसी को क्या कहा जाता है? सीआरआर कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक दिन जमा करना होता है और आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देती। दूसरी चीज, ये तो समझ गए सीआरआर का एक छोटा सा इसका डेफिनेशन। लेकिन सबसे पहले समझिए कि बैंक का मूल कार्य क्या है। तो बैंक के दो मूल्य कार्य हैं। सबसे पहला, जमा स्वीकार करना, जमा लेना कम ब्याज दर पर, याद रखिएगा, कम ब्याज दर पर, और कर्ज देना उच्च ब्याज दर पर। यह बैंक का काम है। जैसे आप अगर जमा करने गए तो आपको कहा कि भाई ब्याज दर है 4%, आप ही कर्ज लेने जाइए, घूम के आपके परिवार के आपके दोस्त कोई गए तो कहा कि भाई ब्याज दर है 8%। ये बैंक का मूल का। तो कोई भी बैंक ये चाहता है कि जितना पैसा जमा हो ना, सब का सब हम बाजार में कर्ज देते ताकि अधिक से अधिक लाभ कमा। और अगर ऐसा होगा तो बाजार में नगदी तरलता कभी कम नहीं होगी। इसीलिए बैंकों के ऊपर आरबीआई क्या लगाती है? 11। तो मान लो कि एक डेट है 25 अप्रैल 2026 और इस दिन उस बैंक का कुल जमा पूंजी मान लेते हैं आया है 100 करोड़। वो तो अगले दिन क्या चाहेगा कि 100 का 100 करोड़ मार्केट में कर्ज दे दे, 4% पर उठाए, 8% पर दे दे। अब इससे क्या होगी? बाजार में जितना पैसा आया था पुनः अगले दिन उतना पैसा हो जाएगा। लेकिन आरबीआई चाहते कि नहीं, हम बाजार के पैसा को कम करें, तो आरबीआई क्या लगा दी? सीआरआर। अब इस बैंक को अपने कुल जमा पूंजी का, मान लो अभी सीआरआर की दर है 3%, अभी वर्तमान में, याद रखिएगा, वर्तमान में सीआरआर की दर कितनी है? वर्तमान में सीआरआर की दर मान लेते 3%। अब इस बैंक को अपने कुल जमा पूंजी का 3% क्या रखना पड़ेगा? सीआरआर, अर्थात कितना? 3 करोड़। अब ये बैंक चाह करके भी जमा तो लिया ये 100 करोड़, लेकिन ये 97 करोड़ से अधिक कर्ज दे नहीं सकता है। अगर मान लो इसको बढ़ा के 5% कर दिया जाए तो 97 से घट के 95 में आ जाएगा। अर्थात जब आरबीआई बैंकों पर सीआरआर लगाती है तो इसके कारण बैंकों के कर्ज देने की क्षमता क्या जाती है? कम हो जाती है। आता है कर्ज देने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जब आप मौद्रिक नीति पढ़ेंगे ना तो वहां पे पढ़ना है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, एमसीएलआर, ये सब आपको पढ़ना है। सीमांत आवश्यकता पढ़ना है, इसके बाद साख राशनिंग पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो कहता है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक को शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबीआई द्वारा नगद कोष अनुपात सीआरआर में कमी किया जाए, कमी की जाती है तो क्या होगा? देखिए यहीं पे कर दीजिए। मान लिया कि 3% था तो 97 करोड़ देना पड़ा, ठीक है। अगर इस 3% को घटाकर 2% कर दिया जाता तो अब ये कितना देता? 98 करोड़ दे पाता। अर्थात जब सीआरआर को बढ़ाएगा तो कर्ज देने की क्षमता घटेगी और सीआरआर को घटाएगा तो कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी। 3% था तो 97 करोड़ करने की क्षमता थी, लेकिन 2% हुआ तो 98 करोड़ होगा, अर्थात कर्ज देने की क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। तो देखिए यहां पे ऑप्शन में,
तो कहता है कि कम किया जाए तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई जब कम होगा तो साख सृजन बढ़ जाएगा, और जब CRR कम होगा तो साख सृजन बढ़ जाएगा, और अगर अधिक होगा तो इस केस में जो साख सृजन है वो साख सृजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम होने पर क्या होता है, साख सृजन में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि इस समय बैंकों के कर्ज देने की जो क्षमता है वो कर्ज देने की क्षमता क्या जाती है, बढ़ जाती है। क्यों कर बढ़ जाती है, क्योंकि बैंकों को अब रिजर्व कम रखना पड़ता है। क्यों कम रखना पड़ता है, क्योंकि CRR की दर पहले से क्या हो गया है, कम हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 30 PYQ प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पे एक एक करके डिक्टेट भी किया है, और बिना डिक्टेट का PYQ करना समय की बर्बादी है। इसलिए PYQ हम ऐसे पढ़ें कि वो पूरा टॉपिक कवर हो जाए। अगर जैसे मान जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी से अगर हम 10 प्रश्न कर लेते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी के लिए हम लोग बैच लेकर के भी आ रहे हैं, ताकि हम आसानी से PYQ के माध्यम से हम पूरे अपने विषय का रिवीजन कर लें। हम लोग का वो टारगेटेड बैच है जिसमें PYQ के साथ साथ टॉपिक को भी कवर किया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल ज्ञान बिंदु BPSC ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। किसी प्रकार की अगर सुझाव है तो जरूर कमेंट करें, ताकि हम आसानी से और अधिक बेहतर आपके लिए कर पाए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको और हेल्प किया जाए, मेरे द्वारा या हमारे साथ जो अन्य शिक्षक हैं उन सबके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।